हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में 12 अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। अगर हम फिजिक्स के पेपर की एनालिसिस की बात करें तो फिजिक्स का पेपर वैसा ही आया है जैसा पिछले शिफ्ट्स में आता रहा है। इट वाज एक्चुअली मोर और लेस बेस्ड ऑन फार्मूला बेस्ड एज वेल एज उसमें कुछ थ्योरी वाले पार्ट भी आए थे जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अवेलेबल थे और क्वेश्चन ऐसे थे विच कैन इजीली बी सॉल्व और बहुत सारे बच्चों ने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आराम से मुझे लगता है किए होंगे और मैं पेपर सॉल्व करता हूं। आप बताइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि क्वेश्चंस कैसे थे, आसान थे या मॉडरेट थे या फिर टफ थे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने हम स्पीड सॉल्यूशन। तो हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू द फोर्सेज F1, F2 एंड F3। ठीक है भाई, एंड ठीक है एंड F2 and F3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छी बात है। नाउ इफ F1 is removed then find the acceleration of the body। तो क्या बोला देखें यहाँ पर कि एक बॉडी है, एम मास की बॉडी है, 5 kg की बॉडी है, इस पर एक F2 फोर्स और F3 फोर्स लग रहे हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस पर एक F1 फोर्स भी लग रहा है जिसकी वजह से तीनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है भाई, अभी ये क्या है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में। देखो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट लग रहा होगा जब ये एम मास की बॉडी 5 kg की बॉडी इक्विलिब्रियम में का जो रिजल्टेंट लग रहा होगा वो ऑब्वियस सी बात है F1 के बराबर होगा, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना। अच्छा, अब अगर हमसे बोल रहा है अगर हम F1 को हटा दें, अगर हम F1 को हटा देंगे भाई तो देखो इस केस में फिर F1 हटने पे क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने वाली है नहीं, तो इस केस में कहानी क्या होगी, ये बॉडी करेगी एक्सेलरेट। तो उस पर एक नेट फोर्स कितना आएगा, देखो यहाँ पे F2 हमारा है 6 न्यूटन और F3 हमारा है 8 न्यूटन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा F नेट, अगर उसके बारे में बात की जाए तो F नेट इधर कहीं आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर कितना बनेगा भाई, अगर लिखा जाए तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इसका रूट आएगा जो कि कितना होगा 10 न्यूटन। तो इस पर एक नेट फोर्स लगेगा कितने का बच्चों, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा जब यहाँ से F1 को हम रिमूव कर देंगे। मतलब F1 की वैल्यू भी कितनी थी, 10 न्यूटन ही थी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से, नेट फोर्स की वजह से बॉडी करेगी एक्सेलरेट। हमसे पूछ रहा है बताओ इसका एक्सेलरेशन ए कितना आएगा भैया, हम जानते हैं F/m। F कितना है हमारा 10 न्यूटन और m कितना है हमारा यहाँ पर 5 kg है, तो कितना आएगा इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन। सिंपल, ठीक है भाई, सिंपल था, बस हमें नेट फोर्स निकालना था और इसके बाद वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी थी। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमसे क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो ब्रॉगली वेवलेंथ है उनका रेशियो बताना है व्हेन दे आर एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें द ब्रॉगली वेवलेंथ तो क्या हम जानते हैं H बाई कितना होता है, P होता है, और अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बात करें तो क्या बन जाएगा, H बाई रूट के अंदर 2m/k, ये बन जाएगा, जहाँ k क्या है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चार्ज v पोटेंशियल होता है एक्सेलरेट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है q इंटू वी। अच्छा, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, लेमडा प्रोटॉन कितना बनेगा, H बाई रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी इसकी, ये E चार्ज होता है इस पर, और ये कितने वोल्ट से हुआ है एक्सेलरेट, कहाँ गया, 2 वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है, 2 वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है ना, 2 ही वैसे बन जाएगा। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो लेमडा क्या बनेगा उसके लिए, H बाई रूट के अंदर मास ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू इसको कितने, और इस पर चार्ज कितना होता है, एनर्जी आएगी ना k काइनेटिक एनर्जी, E इंटू क्यू इंटू वी आता है, Q कितना होता है 2E, अल्फा पार्टिकल है ना, और कितने वोल्ट से किया एक्सेलरेट, 4 वोल्ट से किया एक्सेलरेट, है ना। तो भाई बस हमको यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, देखिए H से H उड़ जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये ऊपर जाएगा ना, इंटू 2E इंटू 4 वोल्ट है ना ये, डिवाइड बाई ये हो जाए नीचे आएगा कितना बनेगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू क्या बन जाएगा हमारा E इंटू 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया, E से हमारा E गया, और ये 2 से ये 2 भी गया था, और ये 2 से ये 2 गया, ऊपर कितना बचा है 4 का स्क्वायर बन गया। तो लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा अल्फा पार्टिकल क्या बनेगा 4:1।
सिंपल हमें क्या है द ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला उसको यूज़ लगाना था और सीधा हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है क्या होगा 4:1 का होगा हमारे यहाँ पर इन दोनों के द ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था बच्चों। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। देन करंट एट बताना है 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे हमको क्या बात करना है कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो टेम्परेचर के साथ बदलता जाता है, इस वजह से क्या होगी करंट भी चेंज हो जाएगी। अच्छा तो अगर हम बात करें मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है R0, तो इस केस में हमने मान लो क्या ये कंडक्टर है, हमने इसके अक्रॉस क्या V वोल्ट के लगा दिए बैटरी। अब इसका अगर हम टेम्परेचर बदलते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बदलता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा। तो पहले अगर बात करें तो पहले इस केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे इस पर कितनी करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। तो अगर लिखें रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस R0 कितना बनेगा V/I होगा, तो V/2 एम्पियर आएगा इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मान लेते हैं अल्फा जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है और कांस्टेंट है ना, अल्फा शुड बी कांस्टेंट देयर है ना। क्या है यहाँ पर अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। अच्छा तो अब इस केस में जब इसको बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो इसका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है ना, 1 + अल्फा डेल्टा टी कितना है 100। और इस समय इसकी जो करंट हो जाती है कितनी होती है V/1.2 है ना, V/I बनेगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ से क्या अल्फा के लिए निकाल लेते हैं। हमको क्या चाहिए, चाहे तो अल्फा निकाल लें या फिर क्या है यहाँ पर इस तरह से अरेंज करें कि हमको क्या रेजिस्टेंस R0 1 + अल्फा × 50 बनेगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग करंट मिल जाए। अच्छा तो देखिए भाई अगर मैं क्वेश्चन 2/1 कर दूँ 2/1 करूँ तो मैं क्या मिलेगा, देखिए 1 + अल्फा × 100 दिस बाय दिस कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड क्या बनेगा 1/1.2 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा 1 + ये बन जाएगा हमारा कितना 2/1 किया मैंने, ठीक है। कितना बनेगा ये उड़ेगा हमारा 4 से 4 × 5 = 20 4 × 12, ठीक है। तो बन गया 1 + अल्फा × 100 = उसको लिख सकते हैं, देखो कितना 1 + 2/3 लिख सकते हैं। तो अल्फा × 100 कितना बन गया हमारा 2/3 बन गया। अब देखो ध्यान से खत्म है ना, अल्फा × 100 बन गया 2/3। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या कि भाई जब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर उस समय कितना होगा करंट चाहिए ना। तो देखो उस समय जो हमारी रेजिस्टेंस होगा कितना होगा R0 1 + अल्फा × 50 होगा। तो V/I मान लेते हैं I करंट आता है उस समय ना, V/I उसको V/I करंट आती है, I हमें चाहिए। R0 1 + अल्फा × 50, हमें अल्फा × 50 की मिल जाएगा, काम खत्म। तो अल्फा × 100 है 2/3, अल्फा × 50 कितना होगा 1/3। तो यहाँ देखो R0 1 + यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, अल्फा × 100 2/3 है तो 50 कितना होगा 1/3 = V/I, ठीक है। अब देखो यहाँ से खत्म हो गया। तो V/R0 देखो V/R0 कितना बनेगा 2 बनेगा ना, V/R0 बनेगा 2। जब V/R0 क्या है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी करंट फ्लो करती है ना। तो इस केस में कहानी क्या बनेगा, देखो इसको चले आओ, चलो देखो R0 × 4/3 = V/I है ना। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी V/R0 हमारा कितना आ जाएगा V/R0 जो आ जाएगा, इसको हमको I चाहिए ना, तो I को उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ 3/4 V/R0 ये बनेगा ना 3/4 V/R0। V/R0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर करंट जो कि कितनी थी 2 एम्पियर। देखो V/R0 कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, कितना आएगा 3/4 × 2 कितना बन जाएगा 3/2 एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर करंट बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने बस कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया, रेजिस्टेंस लिखा V/I, इसके बाद 100 पे लिखा, इसके बाद वहाँ से हमने अल्फा × 100 की वैल्यू निकाल ली, उसको उठा के अपन ने क्या अल्फा × 50 के लिए पुट कर दिया और वहाँ से हमने क्या I की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में 1.5 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था, हल्के से तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी थी हाँ, ये बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही था एकदम, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ द आर्मेचर स्पीड ऑफ आर्गन टू दैट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें आर्मेचर स्पीड V हम जानते हैं कितना बनेगा 3RT/m और V मोस्ट प्रोबेबल हम जानते हैं कितना होता है, V मोस्ट प्रोबेबल कितना होता है बेटा 2RT/m होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए आर्गन के लिए, तो आर्गन के लिए अगर बात करें एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 40, तो V कितना बनेगा फॉर आर्गन कितना बनेगा 3RT
टेम्परेचर दोनों का सेम ही है ना, तो उसकी बात ही नहीं करनी। डिवाइड बाय कितना बन जाएगा हमारा 40, दोनों का कितना आएगा 300 केल्विन आएगा। और वी मोस्ट प्रोबेबल ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये ऑब्वियस बात है, आरएमएस की बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं वी मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीजन की। कितना बनेगा 2RT बाई ऑक्सीजन कितना बनेगा 32। ठीक है, दोनों को मारो डिवाइड, रेशियो चाहिए ना, दोनों डिवाइड मार दो। RT से RT गया, ठीक है, ये बनेगा 3/40। देखो क्या आएगा रेशियो लिखें अगर, तो बनेगा ये आएगा 3/40 और ये क्या आएगा 32/2 आएगा, उल्टा हो जाएगा 32/2 आ जाएगा। अगर हम उड़ाएं इसको कितने कितने में 4 8 32 और 4 दाम 40, 4 32 और 4 दाम 40, ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये हमारा, और उड़ेगा क्या, ये आएगा 4, कितना बन जाएगा हमारा ये 12/10। 12/10 मतलब क्या होगा, रूट के अंदर 6/5 है ना, रूट के अंदर 6/5। सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना था, सीधा हम आंसर क्या रखा, रूट 6/5 है ना, सीधा हमको क्या है वैल्यू मिल जाएगी। बस हमें क्या बनना है, पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है और यहाँ पे क्या इनका जो एटॉमिक मास है क्या होता है, बस हमें पता होना चाहिए, सिंपली काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जेटिक बिटवीन इंफ्रारेड वेव एंड द माइक्रोवेव। देखिए ये क्या EM वेव की जो आपको जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भैया NCERT में आप इसको वहाँ से देख कर याद कर सकते हैं, जिनकी आगे शिफ्ट लगी हुई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से है ना, आए भी हैं। तो हम बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव के बारे में बात करें, हम जानते हैं भाई इसका जो लैम्डा होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, लैम्डा बहुत ज़्यादा हाई होता है। लैम्डा हाई होने की वजह से कहानी क्या होगा, इसकी जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी कम होगी। तो लैम्डा इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है हाई, तो इसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो और इंफ्रारेड क्या होता है हम जानते हैं, विबग्योर की जस्ट बात क्या आता है, इंफ्रारेड आता है ना, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड के बाद क्या आता है, इसके जैसे आता है इंफ्रारेड। ठीक है ना, तो उसका लैम्डा तो कंपेरेटिवली क्या होता है, किससे लैम्डा क्या होता है क्या नाम माइक्रोवेव से क्या होता है, कम होता है, इस वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी भैया, इंफ्रारेड की जो एनर्जी है, अगर बात हम करें इस केस में इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 64 आइडेंटिकल बॉल। ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मतलब भाई बहुत बार आपने आई थिंक जब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप किया भी होगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके, आई थिंक जब आपके मॉक टेस्ट दिए होंगे, जब आपने अपने क्लास टेस्ट दिए होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन गारंटी आए होंगे। क्या बोला देखिए, 64 आइडेंटिकल बॉल्स मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल each having potential of the 10 millivolt and are joined to form the bigger ball, the potential of the bigger ball is। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल r रेडियस की क्या है, स्मॉल r रेडियस की ये 64 बॉल्स हैं और इन पर मान लेते हैं Q चार्ज है। ठीक है ना, तो इनका जो पोटेंशियल है उनको कितना रखा है 10 मिलीवोल्ट। तो हम जानते हैं कंडक्टिंग बॉल है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पूरे थ्रू आउट द बॉल होगा, थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कितना पोटेंशियल आएगा सरफेस पे, कितना है KQ/R आएगा। अब ऐसे हमने 64 बॉल्स को मिला के बड़ी बॉल बनाई है, तो जो बड़ी बॉल है मान लेते हैं उसकी रेडियस कितनी है, R है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा भाई, इस पर चार्ज Q है, तो बड़े वाले पे कितना आएगा 64 Q, क्योंकि एक तो है नहीं 64 ऐसे ना, बस हमें इसका पता चल जाए क्या है इस पर इसकी रेडियस। तो हमने 64 को मिला के बनाई है, तो कितनी है देखिए, एक की रेडियस कितनी है, सबका वॉल्यूम बड़े वाले का वॉल्यूम के बराबर होगा, छोटा का वॉल्यूम ये है इंटू 64 इज इक्वल टू क्या आएगा, द वॉल्यूम ऑफ बिग 4/3 πr3। ये इससे गया तो r कितना बन जाएगा हमारा 4r। तो इस केस में जो बड़े वाले बॉल की रेडियस कितनी है 4r के बराबर है। अब इसका हम लिखते हैं पोटेंशियल V डैश, कितना बनेगा k, कितना चार्ज आएगा 64Q डिवाइड बाई कितना जाएगा हमारा R जो कि 4r के बराबर है। कितना बन जाएगा ये 16KQ/R बन जाएगा। तो जो ये KQ/R किसके बराबर बेटा हमको देखना है, तो इसका पोटेंशियल है जो कि कितना है 10 मिलीवोल्ट। तो रखो यहाँ पे कितना बनेगा, V कितना जाएगा हमारा 16 × 10 मिलीवोल्ट, तो कितना बनेगा 160 मिलीवोल्ट है ना, 160 मिलीवोल्ट या फिर 0.16 वोल्ट आ जाएगा किसका पोटेंशियल, बड़ी वाली बिगर ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप या बिगर बॉल का एक्चुअली ना। सिंपल था, बस हमें यहाँ से उठा के यहाँ चिपकानी थी और दोनों का जो वॉल्यूम है उनको करना था इक्वेट और वहाँ से निकाली थी इसकी रेडियस। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओ हो क्या बोल रहे हैं, देखिए ये भी तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ये तो एकदम मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा जब आपने पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स 11th में, है ना, वहाँ किया होगा। क्या बोला है, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड एट t = 3 सेकेंड एंड t = 5 सेकेंड। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बोला, हमने बॉडी को फेंका है ऊपर की तरफ 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अंडर ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी जाएगी लौट के नीचे आएगी ना, तो टाइम t = 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, v = u + at है ना, कितना है 150
ए कितना है माइनस जी नीचे की तरफ ना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, ए नीचे की तरफ नेगेटिव, तो -3 और ए कितना है जी और टी कितना है 3 जी, कितना हो जाएगा ये 150 - 30 120 मीटर पर सेकंड होगा। ऐसा अगर हम बात करें वेलोसिटी एट 5 सेकंड, v5 कितना बनेगा u + at, u है, ए कितना है -g और टी कितना है 5, तो कितना बनेगा हमारा 100 मीटर पर सेकंड। हमसे रेशियो बोल रहा है तो कितना बनेगा v3/v5 सीधा 120/100 कितना बनेगा, आई थिंक ये 6/5 आ जाएगा ना, 6/5 रेशियो निकालना है ना, 6/5 सिंपल है ना, सिंपल था, कुछ नहीं करना आपको। तो ये तो मतलब ये तो क्या ही क्वेश्चन है, अब बताओ ये तो क्या ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड कितना है भाई a, व्हेन इट इज एट x = +a/2 फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ एक आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम जानते हैं 12 m² a² - x² होती है, फॉर्मूला है सीधा 12 mv² होता है, v कितना होता है ओमेगा, v कितना होता है भैया ओमेगा रूट के अंदर a² - x² होता है ना, वहाँ से निकलते हैं, तो ये आते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी क्या है मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस है, तो लिखें यहाँ पे हम काइनेटिक क्या बनेगी 12 m² a² - a²/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12 m² a² इंटू 3/4 आएगा ना, 3/4 आएगा, 12 m², ये बनेगा 3/4, लिख दिया इसको। ऐसा अगर लिखें पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, हम जानते हैं 12 k x² होती है, k कितना होता है m², 12 m² x² बनेगा, कितना बनेगा 12 m² a²/4 आ जाएगा, कितना बनेगा 1/4 12 m² a²। हमसे बोल रहा है इनका रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, भाई डिवाइड मार दो, तो डिवाइड मारोगे तो ये तोड़ जाएगा है ना, ये भी उड़ जाएगा, कितना बचेगा 3:1 बचेगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारे इस केस में 3:1 विल बी आवर आंसर, ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, सीधा फॉर्मूला लगाओ, खट सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो भाई, ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और आपने इस क्वेश्चन को तो गारंटी ही किया होगा, बहुत बार किया होगा, ये आया भी है, पिछली शिफ्टों में भी आया है। क्या बोल रहा है देखिए, इफ ए ऑब्जेक्ट कूल डाउन फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट है ना, इन 5 मिनट, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, देन टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम द 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है हमारे यहाँ पर वैलिड है, तो हम जानते हैं देखिए द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, हम जानते हैं क्या होता है वो ΔT के होता है प्रोपोर्शनल। ΔT क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। ये क्या लिखा है हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस माइनस 80 to 60 गया है तो बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल 60 - 80 डिवाइड बाई ये क्या लिखा है कितना टाइम लगा 5 मिनट का टाइम लगा भाई, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पे k इंटू ΔT। ΔT क्या है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो हम जानते हैं क्या हो रहा है बदल रहा है, तो हम क्या लेंगे इसका एवरेज टेम्परेचर 80 + 60/2 कितना आएगा हमारा ये 70 आ जाएगा, तो 70 माइनस सराउंडिंग कितना है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, तो 70 - 20 कितना बन जाएगा, ये बनेगा 20/5 मिनट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा इस केस में k इंटू 50, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब जब बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाता है 60 से जाता है 40, तब सेम इक्वेशन लगा दो, क्या बनेगा माइनस t फाइनल कितना है 40 माइनस t इनिशियल डिवाइड बाई टाइम में लगता है लगा t मिनट इज इक्वल टू क्या बनेगा k इंटू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा 60 + 40/2 एवरेज लेंगे ना 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है 20, कितना बन गया ये 20/t इज इक्वल टू आ गया k इंटू 30। आप चाहो तो दोनों से क्या है, चाहो तो आप क्या दोनों से k निकाल के कर दो बराबर, सीधा खट से क्या मिल जाएगा अपन को आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा देखिए यहाँ पर ये बन गया कितना 20/5 मिनट इंटू 50, यहाँ से मैं निकाला k की वैल्यू, वहाँ से निकाली k की वैल्यू 20/t इंटू 30, ठीक है ना, ये उड़ गया ये उड़ गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे देखो बराबर होंगे, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा सीधा t जो आ जाएगा हमारा यहाँ लिखते हैं कितना आ जाएगा 25/3 मिनट है ना, सिंपल कितना बन जाएगा 25/3 मिनट। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में 25/3 मिनट बन जाएगा। सिंपली क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था विच कैन ईजिली बी सॉल्व, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या बोल रहा है हमसे, ए सर्कुलर रिंग इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, सडनली द रेडियस ऑफ द रिंग स्टार्ट सिंकिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ द रिंग इन द रिंग एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा जानते हैं क्या नाम उसका फ्राइडेज लॉ का बहुत ही क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन को गारंटी किया होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम अगर बात करें इस केस में इंड्यूस ईएमएफ जानते हैं हम कितना आता है, यह आता है माइनस ऑफ d∅dt, माइनस साइन क्या बताता है, लेंज लॉ, ठीक है ना। तो माइनस क्या बनेगा, माइनस इंटू क्या बनेगा, d इंटू BA/dt बन जाएगा, b फ्लक्स हमारा b है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो माइनस b तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो क्या बनेगा, ये एरिया कितना बन जाएगा यहाँ पे, dA/dt ना, dA/dt बन जाएगा। और एरिया अगर हम लिखें यहाँ पे तो एरिया कितना है हमारा πr² है ना, कितना बनेगा देखिए, इंड्यूस में कितना बनेगा, माइनस ऑफ b, ये भाई क्या लिखा है, ये आएगा हमारा πr², सॉरी ये हमारा क्या आएगा, एरिया πr² आएगा। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या बनेगा भाई, पाई का पाई, r का बनेगा, r² का बनेगा 2r और dr/dt, ये बन जाएगा। मैंने लिखा है dA/dt, लिखा है dA/dt क्या होगा, πr² का डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट रहेगा, r² का आएगा 2r dr/dt। ये माइनस अंजा किससे लगा दो, माइनस बता रहा है कि घट रहा है, क्या बनेगा 2πb इंटू r और माइनस dr/dt, माइनस बता रहा है क्या कि श्रिंकिंग हो रहा है ना। इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा, 2πb इंटू r इंटू ये लिखा हुआ है पता ही है, तो वैसे मैं सीधा वैल्यू पुट करूँ, वैल्यू अगर पुट करें तो सीधा वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर लिखें 2 है, पाई कितना है, पाई है, b कितना है हमारा 0.4 टेस्ला है और r कितना है भाई हमारे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², है ना। और रेट ऑफ डिके कितना है, सॉरी द रेट ऑफ श्रिंकिंग कितना है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 10⁻3। बस मैथ करनी है, क्या बनेगा देखो, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे आएगा 3, 2 दूना 4, 4 चौका 16, तो 16 पाई और ये बन जाएगा माइक्रो क्या बोलते हैं वोल्ट, है ना। ये है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, सिंपल है ना, कितना बनेगा 16 पाई माइक्रो वोल्ट। इतनी मैथ वैथ करने के क्या बनती कि तुम्हें लंबा चौड़ा समझाने के लिए वो किया वरना सीधा एक लाइन में सीधा अगर मैं लिखता तो पहली लाइन ये लिखता, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन में आंसर, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा लिखा है, बट एक लाइन में खट सीधा ये आंसर आता, ठीक है भाई। चलिए रहा देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए फोटोन ऑफ एनर्जी कितना है, 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन हाइड्रोजन एटम, है ना। और फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड, ये बहुत देखिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम जानते हैं। देखिए ये अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के जो अपने एनर्जी बैंड डायग्राम है, n=2 है, n=3 है ना, n=4 और ऐसे ही आगे 5 है, कर लो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, इसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.51 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -0.85 और आगे ऐसे बढ़ता जाता है। तो कि देखो जब इस पर फोटोन इंसिडेंट होगा, जब इस पर फोटोन इंसिडेंट होगा किस पे, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इंसिडेंट होगा, तो ये भाई साहब जो है इस ग्राउंड स्टेट से लेकर हायर एनर्जी के बीच में जिसके लिए इतना गैप आएगा, है ना, जिसके लिए इतना गैप आएगा 12.75 है ना, 12.75 है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये जो फोटोन है जब इस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो ये किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अब हम चेक करना है कौन सी एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उसी एनर्जी स्टेट में जाएगा जिसके लिए ग्राउंड स्टेट से लेकर हायर स्टेट के बीच में जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस इतना आएगा। तो कौन सी ऐसी स्टेट होगी, तो अगर हम बात करें तो n = देखो यहाँ पर अगर हम 1 में से इसको घटाएं तो कितना आएगा, आई थिंक 12.75 आएगा, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ, ग्राउंड से कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा ग्राउंड से जाएगा n = 4 में जाएगा, यहाँ जाएगा। अब जब ये ट्रांजिट कर रहा होगा दोबारा 4 से आएगा कहाँ पर 1 में, तब इसके एमजन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन आएगी हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कितनी आती है, n-1/2 आती है, इतनी नंबर ऑफ आती है। तो कहाँ से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, कितना बनेगा 4 × 3/2। तो टोटल नंबर ऑफ एमजन स्पेक्ट्रम लाइन कितनी आ जाएंगी इसकी, 6, ठीक है भाई। चलिए सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, है ना, बस हमें चेक करना था कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगा इस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, देन वी कैन जस्ट फाइंड द एमजन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ एमजन स्पेक्ट्रम लाइन। नेक्स्ट कहानी क्या बोला देखिए, इन आइस क्यूब ऑफ थिकनेस कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हैज़ ए बबल ट्रैप्ड इन इट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये एक आइस क्यूब है जिसकी साइड कितना है 24 सेंटीमीटर, इसमें एक बबल जो है वो ट्रैप्ड है, सेंटर पे नहीं है।
इफ़ द अपेरेंट डिस्टेंस आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम साइड 1 एंड साइड 2। तो अगर हम यहाँ से अगर देखते हैं मान लो, तो यहाँ से देखने पर हमको अपेरेंट जो साइड दिख रही है, दूरी दिख रही है, वो दिख रही है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखने पर कितनी दिख रही है भाई, हमको 4 दिख रही है। तो हमसे बोल रहा है बताओ इस आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस पे जो अपेरेंट डेप्थ आती है उसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किया जाए, चलो करते हैं। हम जानते हैं अपेरेंट डिस्टेंस बोले या अपेरेंट डेप्थ बोले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द रियल डिस्टेंस डिवाइड बाई म्यू इंसिडेंटेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड। यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ क्या होगा हमारा, रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू इंसिडेंटेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड। क्या है म्यू इंसिडेंटेड, वो म्यू जहाँ से लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जहाँ पे जा रही है वो मीडियम। ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर हम बात करें पहले वाले के लिए, तो मान लेते हैं ये दूरी जो हमको पता नहीं है ना, ये दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं दूरी कितनी है हमारी, ये दूरी जो है वो x है। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी हमारी, रिमेनिंग वाली होगी 24 माइनस x। ठीक है ना, ये होगी। तो पहले वाले के लिए अगर बात करें, तो पहले वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए तो क्या बनेगा, देखिए अपेरेंट डिस्टेंस है ना, डी अपेरेंट, रियल डिस्टेंस कितनी है x बाय म्यू इंसिडेंटेड। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। ठीक है, और बाहर तो एयर है, तो लाइट रे कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, म्यू मीडियम से हो रही है इंसिडेंट, डिवाइड बाई म्यू रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद 1 में जा रही है, एयर में, तो 1 आएगा। ये है हमारी क्या अपेरेंट डिस्टेंस या अपेरेंट डेप्थ, जो कि किसके बराबर है हमारी, 12 सेंटीमीटर के बराबर है जब हम साइड 1 से देखते हैं। ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारा ये 12 इक्वल टू आ जाएगा x बाई म्यू, 12 इक्वल टू आ जाएगा x बाई म्यू। ठीक है ना, सॉरी x बाई म्यू है। अच्छा, साइड 2 के लिए से बात करें, साइड 2 के लिए देखिए हमारे जो रियल डिस्टेंस वो कितनी है, 24 माइनस x। ठीक है, डिवाइड बाय म्यू इंसिडेंटेड, कहाँ से लाइट रे हो रही है इंसिडेंट, म्यू मीडियम से, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जा रही है, 1 में, तो बाई 1 आ जाएगा, तो यही बन जाएगा ना। दैट इज इक्वल टू, ये आएगी अपेरेंट डेप्थ जो किसके बराबर है हमारी, 4 के बराबर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना। बस एक काम करो, हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखो क्या है, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 12 म्यू, और यहाँ से लिखा जाएगा कितना बनेगा, देखिए 24 माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 4 म्यू। x के वैल्यू उठा के यहाँ से चिपका दो, यहाँ पर कितना बनेगा, 24 माइनस 12 म्यू इज इक्वल टू बनेगा 4 म्यू, कितना बन गया 16 म्यू इज इक्वल टू आ गया 24। तो हमारा म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 24/16, आई थिंक 8 छोड़ेगा तो आएगा 3/2, मतलब 1.5। म्यू कितना आएगा हमारा, 1.5 या 3/2। आंसर क्या बन जाएगा इस केस में हमारा, 3/2। सिंपली हमें कुछ नहीं करना था, बस यहाँ क्या दोनों सरफेस के लिए जो अपेरेंट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा मैं उसको लगाना था यहाँ पर सीधा। हमको क्या इसके बाद एक से उठा के वैल्यू दूसरे में पुट करनी थी, हमें यहाँ सीधा खट से क्या मिल जाता, आंसर मिल जाता, आसान था, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, इफ ए प्लैनेट हैज़ मास इक्वल टू द 16 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, अच्छी बात है, एंड रेडियस इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, देन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड टू द प्लैनेट ऑफ प्लैनेट टू द दैट ऑफ अर्थ। हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वी एस्केप कितना होता है, रूट के अंदर 2gm/r होता है किसी प्लैनेट के सरफेस पर, ये होती है, जहाँ g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो अगर हम बात करें फॉर प्लैनेट, तो इसके लिए कितना आएगा, रूट के अंदर 2g, मास कितना है इसका, मास कितना है इसका 16 टाइम्स, हाँ 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, और रेडियस कितनी है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ये हो गया फॉर प्लैनेट, और अर्थ के लिए कितना हो जाएगा, वी ई कर देते हैं ना, रूट 2gm/r, g है, m है मास ऑफ अर्थ, r है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसी में कर देते हैं, क्या दिक्कत, देखो ये कितना बनेगा, ये आएगा हमारा कितना, ये उड़ेगा इससे 4 से, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 इसको बाहर निकाल लो, तो कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2gm/r। ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा क्या, इसके वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, नीचे लिख रहा हूँ, कितना बनेगा vp बाई नीचे आ जाएगा इसके वेलोसिटी एट प्लैनेट डिवाइड बाई इसके वेलोसिटी एट अर्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा सीधा। आंसर क्या बन जाएगा 2:1, 2:1 बी आवर आंसर। सीधा फॉर्मूला लगाओ, खट से आंसर पाओ, नहीं है क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 160 ओम इज कंप्रेस्ड टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, ओके। न्यू रेजिस्टेंस विल भी, देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर लेंथ को हम n टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, वो हो जाता है व्हाट डू कॉल n² टाइम्स होता है ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखो तो इस केस में कहानी क्या है भाई, इसकी लेंथ पहले क्या थी, l थी,
एरिया क्या था ए, तो इसका जो रेजिस्टेंस था कितना था रो एल बाई ए था। अब हमने बाद में लेंथ कितनी कर दी इसकी एल बाई 4 कर दी ना, इसके हमने एल बाई 4 कर दी। अब इसकी लेंथ एल बाई 4 कर दी तो एरिया तो 4A हो जाएगा ना, क्यों 4A हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब जो इसका आएगा रेजिस्टेंस आर डैश कितना बनेगा, देखिए रो एल बाई 4 डिवाइड बाई 4A आ जाएगा। तो अब जो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे 1/16 रो एल बाई ए आ जाएगा। तो रो एल बाई ए क्या है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 160 ओम। अब इसका क्या 1/16 कितना बनेगा 160/16, सीधा कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 10 ओम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल वायर, जिसकी लेंथ क्या हो गई है 25% हो गई है, मतलब 1/4 हो गई है। 10 है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 1/4 हो गई है तो उसका 1/4 का स्क्वायर मार दो, 1/4 का तो 1/16 टाइम्स हो जाएगी, तो वही आ रहा है आंसर, है ना सीधा। नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या बोला। इफ ए डाइपोल having dipole moment m vector है ना is placed in two magnetic fields of strength कितना है b1 and b2 respectively, the dipole oscillates 60 times in 20 second है ना in b1 magnetic field and 60 oscillations in 30 second in b2 magnetic field, then हमको बताना है b1/b2 का क्या होगा रेशियो। देखिए बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब कोई मैग्नेटिक डायपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में करता है ऑसिलेट, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है t = 2π रूट के अंदर I/mb। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, हमें बस यहाँ इसका यूज़ करना है। सिंपल देखो, तो पहले वाले के लिए बात करें 60 टाइम्स करता है ऑसिलेट 20 सेकंड में, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, एक बार ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। 60 बार ऑसिलेट किया 20 सेकंड में, 60 बार ऑसिलेट किया, एक बार कितने में करेगा, तो 60 टाइम किया है ऑसिलेट कितने में 20 में, तो एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगेगा 20/60 मतलब 1/3 सेकंड। तो पहले वाले का जो टाइम पीरियड कितना है वो कितना है हमारा 3 सेकंड। तो यहाँ पे कितना, सॉरी 1/3 को करने 2π I के अमाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, m क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट और b1 क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे दूसरे वाले के लिए 60 ऑसिलेशन करता है कितने में 30 में, तो 30 सेकंड में, एक में कितना टाइम लगेगा 30/60 कितना आएगा 1/2 सेकंड। ये हमारा क्या है सेकंड वाले का टाइम पीरियड जब b2 मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना बनेगा 1/2 = 2π रूट के अंदर I कितना बन जाएगा m × b2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है b1 और b2 बताओ, तो सीधा एक काम करो दोनों को मार दो डिवाइड, 1/2 कर दें। जब 1/2 करेंगे तो 1/2 करोगे कितना बनेगा, देखो इक्वेशन 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा ना, कितना बनेगा 2/3, 2π से 2π गया, I से I गया, m से m गया, ठीक है भाई। ये बनेगा रूट के अंदर b2/b1, रूट के अंदर b2/b1 बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मार दो कितना बनेगा यहाँ से, तो b2/b1 कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 4/9। हमको क्या चाहिए b1/b2 कितना बन जाएगा इस केस में, सीधा 9/4 आ जाएगा, है ना। b1/b2 कितना सीधा 9/4, कुछ नहीं करना बस सीधा कि हमको यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है या फिर जो मैग्नेटिक डायपोल है जब ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, खटाखट सीधा आंसर। नेक्स्ट ओके, तो दिस इज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला देखिए, इन एलसीआर सर्किट बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी करंट इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस। हाँ भाई, अगर हम बात करें इसके, हम जानते हैं जो पावर का ग्राफ होता है, जो क्या बोलते हैं उसको कॉल पावर का जो ग्राफ आता है वर्सेस ओमेगा ग्राफ, क्या बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना। तो जैसे जब ओमेगा बढ़ाते आते हैं पावर बढ़ती आती है, बाद में फिर क्या होती है मैक्सिमम होती है कहाँ पर, रेजोनेंस के टाइम पे, इसके बाद में घटती आती है ना, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू कितना होगा ओमेगा सी होगा, है ना। तो जब पावर बढ़ी मतलब करंट बढ़ रहा है, तो इस केस में कहानी क्या है, जैसे जैसे हम क्या होते आएंगे ओमेगा बढ़ाते आएंगे, पहले करंट बढ़ेगी बाद में क्या होगी करंट वहाँ पर घटेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर ऑफ द एलसीआर सर्किट इज 1 एट द रेजोनेंस। सही बात हम जानते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर 1 क्यों होता है, क्योंकि सर्किट कैसा होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा करेक्ट है। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होगा हमारा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, दैट विल बी आवर ऑप्शन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में किया था ना, इन्होंने ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दिए नहीं थे, इस बार उन्होंने क्या भर के ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। जिनके आगे शिफ्ट लगी है वो लोग ऑप्टिक्स से क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ से, ठीक है ना, आगे पेपर में। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 1
द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म फ्रॉम L1 विल बी। तो क्या है, ये दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और एक ऑर्बिट बहुत दूर रखी हुई है फ्रॉम लेंस 1। तो वो बता रहा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लेंस के लिए बात करते हैं फॉर फर्स्ट लेंस। तो देखिए क्या बनेगा, 1/f बराबर क्या बनेगा 1/v माइनस 1/u, है ना। वैसे भी हम पता है इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी फोकस से बन जाएगी ना, बट फिर भी एक बार देखो। तो 1 बाय कितना है +20, 1/v माइनस 1/u कितना है हमारा -∞। तो इस केस में v कितना आ जाएगा +20, वो तो आना ही था, फोकल लेंथ इमेज बनेगी। तो इस बहुत दूर रखी हुई ऑर्बिट की इमेज कोई लेंस 1 जो है वो कहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा I1, है ना, यहाँ इमेज बना देगा I1। ये दूरी कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर में इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है ये दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो इसकी दूरी कितनी है भाई 40 सेंटीमीटर है। तो अब लेंस के लिए बात करें, लेंस 2 के लिए, लेंस 1 की बात थी, है ना, ये अब लेंस 2 की बात की जाए तो क्या बनेगा 1/f = 1/v माइनस 1/u। लेंस 1 से रिफ्रैक्शन, लेंस 2 से रिफ्रैक्शन। तो f कितना है +20 = 1/v कितना है पता नहीं, 1/u कितना है -40। कितना आ जाएगा यहाँ से 1/v = 1/20 माइनस 1/40। कितना बन जाएगा यहाँ से, v यहाँ से कितना है 1/v कितना आएगा 1/40। तो यहाँ से v कितना जाएगा +40 सेंटीमीटर, है ना। तो इस केस में जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी +40, मतलब इधर की तरफ। जो हमारी फाइनल इमेज बननी है कहाँ बन रही है 40 पे बन रही है। हाँ भाई, हमसे क्या बोल रहा है, फाइनल इमेज बताओ लेंस से कहाँ बनेगी। तो ये हो गया लेंस 1, ये होगी 60, ये दूरी कितनी होगी 60, और ये दूरी होगी 40, है ना। कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा इस केस में 1 मीटर फिर भी डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 1 जहाँ पे इसकी फाइनल इमेज बनेगी। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें 2 बार क्या लगाया था यहाँ पे लेंस फार्मूला, फटाफट और खट सीधे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इस केस में, सपोज अ सिचुएशन इन विच 2 प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन द सेम ऑर्बिट, मतलब इनकी रेडियस क्या होगी सेम, है ना। इफ द मास ऑफ प्लैनेट 1 इज ट्वाइस द मास ऑफ द प्लैनेट 2, देन विच ऑफ द क्वांटिटी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। देखिए अगर हम बात करें कि मान लो ये सन है और सन के अराउंड क्या है कि सन के अराउंड r रेडियस पर क्या है कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास कितना है ms, इसका मास कितना है m। तो इसकी जो पोटेंशियल आएगी, एनर्जी आएगी सिस्टम की, कितनी आएगी, यूज हो जाएगी -g(ms) × m / r माइनस साइन। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी g(ms) × m / 2r, और पोटेंशियल क्या नाम टोटल एनर्जी कितनी आएगी, जोड़ दो -g(ms) × m / 2r। तो इन तीनों ही टर्म में अगर बात करें तो m का फैक्टर आएगा, एक के लिए m आएगा दूसरे के लिए 2m कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी वो तो सेम नहीं होने वाली। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड, तो हम जानते हैं वो कितनी होती है g(ms/r) आएगी ना, ये दोनों के लिए क्या होगी यहाँ पर सेम होगी। तो इस केस में जो ऑर्बिटल स्पीड है दोनों की वो क्या होगी सेम, और जिस फैक्टर में क्या आएगा मास आएगा प्लैनेट का, वो वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है दैट विल नॉट बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओ हो भाई, जनवरी अटेम्प्ट में भी बहुत पूछा गया था और इस बार भी पूछे गए हैं, क्या है मैच द कॉलम में डायमेंशन फार्मूलाज। क्या बोला, देखिए हमें बताना है यहाँ पे क्या डायमेंशन फार्मूला बताना है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, हम जानते हैं F = कितना होता है kx, k कितना आएगा यहाँ पर F/x आएगा, क्या बनेगा mLT - 2 / L, L से L गया कितना बनेगा mt - 2, है ना। तो mL0T - 2 ये है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। मैच तो करा सकते हैं। इसका क्या होगा मोमेंट इनर्शिया kg/m², ml² होता है ml², तो ml² बन जाएगा सीधा ml² T⁻0, है ना। T⁻0 भी जोड़ दो साथ में, ठीक है ना, kg/m² होता है इसकी यूनिट। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mvr होता है, क्या आएगा देखो m का m, v का LT - 1 और r का बनेगा l, कितना बनेगा ml² T - 1 बन जाएगा। ऐसे बात करें एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है हम जानते हैं dθ/dt। ये तो एंगल है, कैसा होता है डायमेंशनलेस, t टाइम है तो क्या बनेगा इसका बनेगा T - 1 m0L0 T - m0L0 T - 1। अब क्या इधर से क्या है ऑप्शन जो है मैच करा लो, A का B का C ऐसे करा मैच करा लो, आंसर। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भी है। क्या बोल रहा है, ए ट्रक एंड ए कार मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी स्टॉप्ड बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस टू स्टॉप। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है ये दो व्हीकल है ना, ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी की है,
तो जब जैसे हम इस पर लगाते हैं रिटार्डिंग फोर्स है ना, इस पर एफ फोर्स लगेगा पीछे की तरफ है ना, जिसकी वजह से क्या है ये सडन डिस्टेंस चल कर रुक जाता है। अगर ये फाइनली रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो देखिए अगर हम लिखते हैं किसके लिए, लेट्स कॉल कार के लिए लिखते हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आएगा, माइनस एफ इन टू एस, निगेटिव है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, इनिशियली कितनी थी, के से उड़ गया, तो एफ इंटू एस इक्वल टू कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जो कि क्या के बराबर है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों पर लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है। एस वो दूरी है जितनी दूरी चल के ये गाड़ी रुक जाती है, तो एफ फोर्स दोनों पे सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों की डिस्टेंस भी क्या आएगी भैया, जो रिटार्डिंग डिस्टेंस आएगी वो दोनों की क्या होगी, सेम आएगी। तो ये स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ए कार इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट सडनली चेंजेस इस डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ विद सेम स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। गलत है स्टेटमेंट, तो सीधा गलत है भाई। जब कार ईस्ट में जा रही थी फिर अचानक से नॉर्थ में चेंज हो जाने लगी, तो इसमें वेलोसिटी भाई डायरेक्शन तो चेंज हो गई, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में तो चेंज आया है ना, तो इस केस में इसका एक एक्सेलरेशन तो होगा ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो क्या हमारा गलत है, ठीक है ना। तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हमारा आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। जो भी इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्या ओवरऑल 12th अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन। आप बताइए कैसा था, सिंपल था, मॉडरेट था या टफ था पेपर ना। मुझे तो क्या है ये इजी लगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, जिन बच्चों के आगे शिफ्ट लगी है एक बार उसको देख के जाएं और इस तरह क्वेश्चन करके जाएं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।